प्रणाम साथियों। स्वागत है आपका चहल एकेडमी के स्टेट पीसीएस चैनल पे, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी मुख्य परीक्षा की। जी हाँ, बीपीएससी मेंस की। बीपीएससी मेंस में हम लोगों ने कल किया था पहला लेक्चर, जो कि हमारा था गांधी जी से संबंधित, जिसमें आपको पता है कि बीपीएससी की इस मेंस परीक्षा की इंपॉर्टेंट थीम की यहाँ पर फ्री में आपको ये चीज करवाई जा रही है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आपको इतिहास का व्यक्तित्व के टॉपिक से लिया गया है, जिसमें हमने गांधी जी समझा था। और हमने ये भी देखा था कि जब हम गांधी जी के ऊपर बात करते हैं तो उसमें किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। इनमें सारे प्रश्नों को हमने यहाँ पर टैकल करते हुए एक लास्ट हमारा टॉपिक था कि गांधी जी के साथ बाकी अन्यों की तुलना। तो आज यहाँ पर हम हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के जो बाकी महानायक है, चाहे वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हो, सुभाष चंद्र बोस हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हो, या फिर यहाँ पर हम बात करेंगे राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे बिहार के जो है वो सबसे प्रमुख, जिनका बिहार से सबसे प्रमुख रूप में जिन्हें जाना जाता है, इनकी हम बात करेंगे कि सारे इनके साथ गांधी जी का कैसे कंपेयर है और इनके अपने अलग क्या सिद्धांत है। उन सारे सिद्धांतों की चर्चा साथ में कैसे मीन्स में क्वेश्चन बन सकता है, हम इस चीज को भी यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक, जिसमें आज हमें सबसे पहले बताया गया है यहाँ पर नेहरू जी के बारे में। किसके बारे में? नेहरू जी के बारे में। नेहरू जी के बारे में क्या प्रश्न पूछा जाता है? देखिए, पंडित नेहरू भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में तो इनका जो योगदान है, उन योगदानों को जब हम राष्ट्रीय आंदोलन अभी पढ़ेंगे तो वहां तो हम समझेंगे ही, लेकिन व्यक्ति विशिष्ट में जो इनसे प्रश्न पूछा जाता रहा है, उन प्रश्नों की प्रवृत्ति रही है कि भाई नेहरू जी का जो है आधुनिकतावाद, इसको बताइए आधुनिकतावाद क्या था, या फिर नेहरू जी की जो विदेश नीति है उसको समझाइए, या नेहरू जी का जो है राष्ट्रवाद समझाइए, या गांधी जी से इनकी विचारधारा कैसे अलग रही है ये बताइए। या प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आधुनिक भारत के निर्माण में हमारा भारत 1947 में आजाद हुआ था, और इस आजाद भारत में आधुनिकता की नींव रखने का श्रेय पंडित नेहरू जी को जाता है। आज 2025 में हम ये संकल्प ले रहे हैं कि 2047 में 2047 में हम अपने भारत को विकसित भारत बनाएंगे। तो जो विकसित भारत हम बनाने वाले हैं, उसमें नेहरू की कहां तक प्रासंगिकता है, नेहरू का कहां तक योगदान है, इस चीज को आज हमें समझना है। तो इसको हम समझे, इससे पहले हम ये समझते हैं कि जब हमारा भारत 1947 को आजाद हुआ, उस दौरान पे यहाँ पर एक प्रमुख नेता के तौर पर यहाँ पर नेहरू जी के पास एक और, तो जहां हमारे पास प्रधानमंत्री का जो है पद था, इसके साथ साथ ये विदेश मंत्री भी जो है, इन्होंने विदेश मंत्रालय भी अपने पास ही संभाला हुआ था। इसीलिए विदेश नीति में भी इनकी एक प्रमुख भूमिका देखी जाती है। इनकी जो फिलॉसफीज रही, हमारे पूरे संविधान की जो हमारे जो मूल्य है, उनमें हमें परिलक्षित होती हुई नजर आती है। चाहे वो यहाँ पे पहली बात हो पंथ निरपेक्षता अथवा धर्मनिरपेक्षता की। तो पहले हम यही समझते हैं कि नेहरू जी के अनुसार धर्मनिरपेक्षता क्या था। देखिए, उनका अगर हम व्यक्तित्व की बात करें तो व्यक्तित्व से वो एक अज्ञेयवादी थे। क्या थे वे? अज्ञेयवादी। अज्ञेयवादी इसका मतलब होता है एग्नोस्टिक। ये क्या होता है इसका अर्थ? इसका अर्थ होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब एक ऐसी विचारधारा जिसमें ये कहा जाता है कि ईश्वर के बारे में ना तो अब तक कुछ जाना गया है और ना ही कुछ जाना जा सकता है। मतलब इनका ऐसा मानना था कि जो धर्म होता है ना, ये जो धर्म है, ये व्यक्ति का अपना एक निजी मामला है, तो इसे निजी क्षेत्र में ही लिमिट किया जाए। इसको सार्वजनिक रूप में अगर लेकर आया जाएगा, या राज्य के द्वारा अगर किसी विशेष धर्म को अगर बढ़ावा दिया जाएगा, तो उससे राज्य में तनाव हो सकता है। इसीलिए इन्होंने यहाँ पर कहा कि कभी कभी क्या होता है, इनका कोट है, ध्यान में रखिएगा, इनका ये जो है कोट है, क्या है इनका ये कोट? इनका कोट है कि कहा जाता है कि वर्तमान समय का जो प्रश्न है ना, वो धर्म से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये जो धार्मिक संवेदनशीलता है, ये जो धार्मिक संवेदनशीलता है, ये कभी कभी क्या कर देती है? विद्रोह पैदा कर देती है, और जिससे सिचुएशन खराब हो जाती है। तो इसीलिए इन्होंने अपना जो पूरा ध्येय था वो पंथ निरपेक्षता पे लगाया है। इसीलिए हमारा जो भारत का संविधान है, उसमें भी हमारी भारत की व्यवस्था पे हमें एक पंथ निरपेक्ष राज्य के रूप में हमने खुद को घोषित किया है। क्यों? क्योंकि भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा यहाँ पर। इसके अलावा जो है व्यवस्था के तौर पे शुरुआत में इन्होंने जो व्यवस्था के रूप में हमने व्यवस्था अपनाई थी
थी, देखो, मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था? मिक्स्ड इकोनॉमी की व्यवस्था हमने अपनाई थी। लेकिन इस मिक्स्ड इकोनॉमी के बावजूद भी इनका कहीं ना कहीं ध्येय था किसके ऊपर? समाजवाद पे। फिर भी फिर भी इनका मानना था कि कोई भी इकोनॉमी, कोई भी अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से समाजवादी नहीं हो सकती है। हम पूरी तरीके से रूस की, सोवियत संघ की कॉपी नहीं करने वाले हैं। क्यों कॉपी नहीं करने वाले हैं भाई? सोवियत संघ की तरह हम सारे संसाधन यहाँ पर खुद राज्य ही संभाले, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है और हमें करना भी नहीं है। क्यों नहीं करना? हम चाहते हैं कि भारत में जो है यहाँ पर एक और राज्य चीजों को चलाए, दूसरी ओर यहाँ पर थोड़ा सा अर्थव्यवस्था को, प्राइवेट सेक्टर भी अपने हाथ में चीजों को ले। इसीलिए आप देखेंगे कि जो हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, हमारी सेकंड 5 ईयर जो हमारा प्लान था, उसमें हमने पूरी तरीके से फोकस जो है वो उद्योगों पे किया था। पहले पे हमने कृषि को किया, लेकिन दूसरे पे हम उद्योगों को ले आए। इन्होंने यहाँ पर, याद रखिएगा, आप यूज कर सकते हैं लाइन, इन्होंने यहाँ पर किसको? जो पहला भाखड़ा नागल डैम था, कौन सा डैम? भाखड़ा नागल डैम। और जो औद्योगिक जो इकाइयां रखी गई थी भाखड़ा नागल डैम को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। कहा ये जो डैम है, ये जो बांध है, आधुनिक भारत के मंदिर है, ये आधुनिक भारत के विद्यालय है, ये आधुनिक भारत के विश्वविद्यालय है। मतलब क्या है? ये आधुनिक भारत की नींव है। ये क्यों कहा? क्योंकि इनका मानना था कि इससे कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी में जो क्या होगा, एक जो है वो बढ़ावा मिलेगा। भूमि सुधार पर इन्होंने जो है वो प्रमुखता से बल दिया और यही कारण था कि भारत का पहला संविधान संशोधन 1951 में, जब संविधान के उस टाइम पर 8 ही अनुसूचियां हुआ करती थी, संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, भूमि सुधार, जिससे भारत में क्या है, भूमि का पुनर्वितरण सही से हो सके। इसके अलावा इन्होंने क्या है, यहाँ पर जो है सो भारी उद्योगों की स्थापना पे दिया। छोटे जो खेतों का जो विखंडन की समस्या थी, उसको कहीं ना कहीं दूर करने का प्रयास किया। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम और चीजों को समझे तो बात करते हैं इनकी हम विदेश नीति की। किसकी बात करते हैं? विदेश नीति की। देखो, इनकी विदेश नीति समझे इससे पहले ना उस दौरान विश्व के हालात समझना बहुत जरूरी है। तो बात करेंगे इस टाइम पर विश्व के हालात क्या थे। जब भारत को आजादी मिली ना यहाँ पर, तो इस दौरान इधर मान लो ये है हमारा यूएसएसआर, जिसको आज आप रूस के नाम से जानते हो, और इधर है यूएसए। ठीक है, इन दोनों के बीच में ना तनाव की स्थिति थी। ठीक है, वैसे ही जैसे अभी भी देखी जाती है, तो इनके बीच में भी तनाव की स्थिति, युद्ध नहीं हो रहा था पर दोनों एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर रहे थे। मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि लग रहा था कभी भी लड़ जाएंगे, है ना? ऐसा लग रहा था कि कभी भी लड़ाई हो जाएगी। इस सिचुएशन को, इस परिस्थिति को कहा जाता है कोल्ड वॉर, अर्थात शीत युद्ध। क्या कहा जाता है? कोल्ड वॉर या शीत युद्ध। अब क्या था, जब भारत को आजादी मिली तो यूएसए चाहता था कि भारत जो है वो इसके साथ है। इधर हमारा भारत है प्यारा, यूएसए चाहता है क्या? कि भारत उसकी पाली में चला जाए, और यूएसएसआर चाहता था कि भारत इसकी पाली में चला जाए। यूएसए जो दुनिया में पूंजीवादी नीतियों का प्रतिनिधित्व कर रहा था, और यूएसएसआर किसका प्रतिनिधित्व कर रहा था? समाजवाद। तो पहले तो ये दोनों इस बात पे हो रहे थे कि भारत किसके पास जाएगा। यूएसएसआर को लग रहा था अरे भारत हमारे पास आएगा और समाजवादी नीतियों को अपनाएगा। यूएसए कह रहा था अरे भाई ले लो पैसा हमसे, ले लो तकनीक हमसे, लेकिन तुम पूंजीवादी अपनाना। हमने कहा ना तुम्हारी ना हमारी ना इनकी, हम यहाँ पर एक ही व्यवस्था अपनाएंगे और उसको कहा जाएगा मिश्रित। ठीक है, ये तो हमने अपनी अर्थव्यवस्था के स्तर पर चीजें चेंज कर ली। लेकिन अभी भी दोनों लगे हुए हैं किसके पाले में भारत जाए। तब यहाँ पे नेहरू की सूझबूझ की जो है वो यहाँ पे तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने यहाँ पर ना वो यूएसए के पाले में गए, ना वो यूएसएसआर के पाले में गए, और उन्होंने नीति वो किसका उन्होंने पालन किया? गुट निरपेक्षता। किसका? गुट निरपेक्षता का, जिसे हम यहाँ पर नैम की पॉलिसी के नाम से जानते हैं। तो कई बार इसकी भी अलग आलोचना होती, इस पे हम GS2 पे सेपरेटली थोड़ा पढ़ लेंगे। बट यहाँ पर याद रखिएगा उनके विदेश नीति के अगर हम प्रमुख तत्वों की बात करें तो प्रमुख तत्वों में हमें दिखता है पंचशील। पंचशील क्या था? पंचशील एक समझौता था, इसमें 5 महत्वपूर्ण बिंदु थे। ये किया गया था भारत और चीन के साथ। ठीक है, भारत और चीन के बीच हुआ था। चीन के उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई, उनके साथ समझौता हुआ था कि भाई भारत और चीन दोनों भाई भाई मिलके रहेंगे, दोनों एक दूसरे पर कभी आक्रमण नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे। ऐसी अच्छी अच्छी बातें कही गई थी। पंचशील समझौता, इनकी ही नीति में था गुट निरपेक्षता। ठीक है, अंतरराष्ट्रीयतावाद को ये बहुत ज्यादा
बढ़ावा देते थे। अब अंतरराष्ट्रीयतावाद को अगर ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रवाद को लेकर इनके क्या विचार रहे होंगे। देखो, राष्ट्रवाद को नेहरू बहुत ज्यादा मानते थे कि हाँ ठीक है कि हमें राष्ट्र के प्रति प्रेम होना चाहिए, लेकिन राष्ट्र के प्रति ना अंधा प्रेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अंधा प्रेम होगा, चीजें होंगी, तो क्या है, अगर हमारा वो प्रेम फिर संकीर्णता में बदल जाएगा और कहीं ना कहीं वो चीज क्या करेगी, हमारे दूसरे राष्ट्रों के साथ जो हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं उसको हमें पाने के उस लक्ष्य में कहीं ना कहीं रोक रखेगा। तो इसीलिए इन्होंने अपनी आत्मकथा जो है उसमें इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है कि भाई ये जो राष्ट्रीयता का जो बोध है ना, ये आवश्यक रूप से एक विपरीत सोच है। राष्ट्रीयता का बोध आवश्यक रूप से एक विपरीत सोच है। क्यों? क्योंकि ये दूसरे राष्ट्र समूहों के विरुद्ध जो है क्रोध और घृणा को बढ़ावा देता है। आप अपने ही राष्ट्र को इतना सुपीरियर वाले में दे देते हो कि दूसरे को हेय दृष्टि से देखना शुरू कर देते हो, तो ये राष्ट्रवाद को इतना इस चीज को लेकर ये थोड़ा सा काउंटर करते हैं, क्योंकि इनकी सोच पूरी तरीके से अंतरराष्ट्रीयवाद, एक पूरी तरीके से इंटरनेशनल कि पूरा विश्व ही परिवार है, इस चीज को साथ में लेके ये चलने वाले थे। खैर, इसके इनके इनके हमने सारे चीजों को देखा, एक बार थोड़ा सा इनके बारे में हम सम अप कर लेते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा हम इनको सम अप करें अगर, तो कैसे सम अप करेंगे हम इनके बारे में ये देखेंगे कि भाई इनका जो है, इनकी नीतियों को, तो इनकी नीतियों में हमने क्या देखा कि भाई इनकी हमने विदेश नीति देखी कि विदेश नीति में कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीयतावाद को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है। इसीलिए पता है जब 1947 में जब भारत को आजादी मिलती है, ठीक है, इस दौरान क्या होता है, कश्मीर मुद्दे को लेकर जब एक तरफ पाकिस्तान और हमारा जब कन्फ्लिक्ट होता है, संघर्ष हो रहा होता है, ये इस मुद्दे को लेकर चले जाते हैं यूएन में, क्योंकि इन्हें शांति में, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों में, आदर्शवाद में बहुत ज्यादा जो था इनका जो था, ये बहुत इनकी पॉलिसी बहुत आइडियलिस्टिक हुआ करती थी, बहुत आदर्शवादी थी। ठीक है, इसके अलावा लोकतंत्र को मजबूत बनाने में इनका एक बहुत बड़ा जो है हम कहते हैं योगदान है, क्योंकि भारत में यहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की प्रणाली अपनाई गई। जैसे ही भारत यहाँ पर आजाद हुआ, यहाँ पर सभी के लिए जो है वो क्या है, इक्वल राइट, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। उस दौरान अगर कोई भी व्यक्ति 21 या 21 साल से ऊपर का है तो वो मत देने के लिए योग्य है। बाद में इसको घटाकर 18 साल कर दिया गया है, बट वो 1989 में हुआ, तो इनके टाइम पर यही चीज है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इन्होंने वैज्ञानिक, देश में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने में भी एक बहुत बड़ा योगदान, क्योंकि ये हमेशा साइंस का जो है इसके ये बहुत बड़े हिमायती थे, और इसीलिए इनके द्वारा जो है आईआईटी या फिर एम्स या अंतरिक्ष, ये सारे कार्यक्रमों को बढ़ावा देने का इनके द्वारा जो है वो प्रयास जो है लगातार किया जा रहा था। हम हमारी संविधान की प्रस्तावना की हमेशा बात करते हैं। प्रस्तावना क्या, उद्देश्य प्रस्ताव का ही तो है। तो उद्देश्य प्रस्ताव का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया जाता है, इन्हीं के द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये इनका हमने ओवरऑल हमने चीजों को समझा। लेकिन महात्मा गांधी और इनके विचारों में हमें कुछ अंतर दिखाई देता है क्या? ये महात्मा गांधी के सबसे बड़े अनुयायियों में से एक थे, परंतु बावजूद इसके महात्मा गांधी और इनमें हमें कुछ यहाँ पर अंतर, विचारों में अंतर दिखाई देने को मिलता है। जैसे कि महात्मा गांधी मशीनीकरण के विरोधी हैं, वही नेहरू मशीनीकरण के एक समर्थक थे। इनका मानना था कि जो भारी उद्योग है वो देश की अर्थव्यवस्था को तीव्र गति से बढ़ा सकते हैं। वही गांधी जी का मानना था कि जो लघु कुटीर उद्योग है और ग्राम स्वराज के द्वारा ही हम देश का विकास कर सकते हैं। गांधी के आंदोलनों से भी जो बार बार संघर्ष, विराम संघर्ष वाला जो मामला चल रहा था, उससे भी नेहरू सहमत नहीं थे। इसके अलावा जो है गांधी जी का जो था बिल्कुल कि ग्राम स्वराज, ग्रामों में ही यहाँ पर जो है उसको विकास को बढ़ावा देना चाहिए, नेहरू इससे भी सहमत नहीं है। नेहरू का विकेंद्रीकरण मॉडल पर बल था, परंतु यहाँ पर इनके टाइम पर हम केंद्रीकरण की प्रवृत्ति जो है वो हम ज्यादा देखते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें, एक मिनट, इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन सारे बातों में हमें एक चीज समझ आता है कि नेहरू की आज की अगर हम प्रासंगिकता देखें या उनकी नीतियों का अगर हम मूल्यांकन करें तो क्या उनकी नीतियां वाकई में ये सब सफल हुई? देखिए, नो डाउट नेहरू जी ने इस पूरे देश की विदेश नीति का आधार रखा, आधुनिक भारत का आधार रखा, परंतु फिर भी उनकी कुछ आलोचनाएं होती है। आलोचनाएं होती है कि भाई वो लोकतंत्र के, यहाँ पर आलोचना क्या होती है उनकी, आलोचनाएं
कि लोकतंत्र का आधार तो रखा, लेकिन कहीं ना कहीं इनके टाइम पर शक्तियों का इन्होंने केंद्रीयकरण भी तो किया। केरल में 19 यहाँ पर हम देखते हैं कि आजादी के बाद ही केरल भारत का वो पहला राज्य था जहां पर गैर कांग्रेसी सरकार बनी। और ऐसे आगे चलकर कई राज्यों में जब यहाँ पर गैर कांग्रेसी सरकार बनती, इससे पहले ही वहां पर क्या होता, अपने हाथों में नियंत्रण ले लिया जाता। तो शक्तियों का केंद्रीयकरण जो है वो इनके टाइम पर देखा जा रहा है। चीन नीति, ठीक है, चीन को लेकर इन्होंने हिंद चीनी भाई भाई संबंधों को आगे बढ़ाया, पंचशीलता जो है समझौता साइन किया, पर बावजूद चीन आक्रमण को प्रिडिक्ट नहीं कर पाए। इन्होंने संघ व्यवस्था, जो संघवाद वाला जो मॉडल था, वो जरूर भारत के संविधान में ये लेकर आए, लेकिन कहीं ना कहीं संघवाद की भावना इनके समय में कमजोर हुई। कश्मीर के मुद्दे को यूएन में लेके जाना माना जाता है इनके टाइम की एक सबसे बड़ी भूल है। कश्मीर का मुद्दा आज तक अटका हुआ है। लाइसेंस प्रणाली, बड़े उद्योगों को बढ़ावा देने के बावजूद जो छोटे उद्योग है या जो निजी उद्योग है, इनके लिए लाइसेंस सिस्टम को लेकर आना, इसने कहीं ना कहीं देश के विकास को उस टाइम पर लिमिट किया। इसके अलावा यहाँ पर जो है, यहाँ पर सरकारी उद्योगों पर इतना ज्यादा बल दिया कि अर्थव्यवस्था में यहाँ पर सरकारी नियंत्रण तो बढ़ता चला गया, बट निजी क्षेत्र कहीं ना कहीं पिछड़ के रह गए। तो क्या इन सारे आधारों पर हम कहें कि यहाँ पर नेहरू की नीतियां पूर्णतः विफल रही? देखिए, यह कहना पूरी तरह सही नहीं होगा। यहाँ पर इनकी नीतियां जरूर आदर्शवादी थी इनका, लेकिन इनका जो ध्येय था, इनका जो उद्देश्य था, वो था यहाँ पर लोक कल्याण, राष्ट्र निर्माण। और राष्ट्र निर्माण के लिए जो तत्कालीन परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों के मद्देनजर रहते हुए ये नीतियां बनाई गई थी। ये नीतियां उस समय के लिए प्रभावी थी। आज विश्व बदल रहा है, तो आज नई नीतियां उसके अकॉर्डिंगली बनाई जा रही है। तो इस संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि नेहरू ने यहाँ पर क्या किया, आधुनिक भारत की एक तरीके से नींव रखी, जिसपे आज नव भारत निर्माण हो रहा है, जो 2047 में अपने विकसित के भारत के सपने को पूरा करेगा। तो ये हमने समझा किनके बारे में, पंडित नेहरू के बारे में, गांधी जी के साथ कंपेयर के बारे में। आगे चलते हैं जहां पर हम बात करेंगे किसके बारे में, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, एक मिनट, सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस, जिस उम्र में आप सब शायद तैयारी आपने अपनी करनी शुरू की है, या अभी आप पहला मेंस लिखने वाले हैं, या फिर मान लीजिए आप सोचते हैं कि सिविल सर्वेंट बनना है, उस उम्र में सिविल परीक्षा को यहाँ पर पास करके, ठीक है, चौथी रैंक के साथ पास करके छोड़ के देश की यहाँ पर सेवा में आ जाते हैं। तो इनके देश के संदर्भ में हम क्या विचार दे सकते हैं कि भाई अपनी जो सरकारी नौकरी है, जो अपनी सिविल सेवा है, उसको ये क्या करते हैं, छोड़ के ये भारत आते हैं। सिविल सेवा से त्यागपत्र देकर अपना यहाँ पे क्या आते हैं, ये भारत आते हैं। और भारत आकर यहाँ पर जो है राष्ट्रीय आंदोलन में यहाँ पर जो है अपनी भागीदारी निभाना शुरू कर देते हैं। उस दौरान होता क्या है, पूरे देश में ना असहयोग आंदोलन का मूवमेंट चल रहा होता है। असहयोग से जस्ट पहले 1919 में जलियांवाला बाग कांड हो जाता है। उससे ये बड़ा बहुत ज्यादा शुभ हो जाते हैं कि कैसे चल रहा है। इसी बीच अपने बड़े भाई को लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि देश में ऐसा आंदोलन की परिस्थिति में अगर मैंने ये सिविल सेवा ज्वाइन कर ली तो मैं देश के यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान ही नहीं दे पाऊंगा। तो आप इनकी जो है इस चीज को आप समझ सकते हैं। उसके बाद ये आते हैं, महात्मा गांधी से मिलते हैं और फिर कलकत्ता जाके अपना जो है देश के लिए जो है अपना काम करना शुरू कर देते हैं। कांग्रेस ज्वाइन करके कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के हेड भी बनते हैं और चीजें चल रही होती है। इसी बीच ये यहाँ पर जो है यहाँ पर चितरंजन दास द्वारा जो फॉरवर्ड ब्लॉक मैगजीन निकाली जाती है, उस मैगजीन में नियमित रूप से लेख लिखते रहते हैं। इनका आगे जो सबसे बड़ा योगदान जो बीपीएससी में पूछा जाता है, हम उस पर बात करें तो इनका जनरली आईएनए से जुड़ा जाता है। और इनका एक प्रश्न बनता है गांधी जी के साथ कन्फ्लिक्ट से, मतलब गांधी जी के साथ इनका मतभेद कैसा है। गांधी जी के मतभेद पे ऑल्दो इसी चैनल पर एक सेपरेट वीडियो भी है, आई गेस 10 मिनट का होगा मैक्सिमम, उसको 2x पे आप एक बार देख लीजिएगा, पर फिर भी मैं यहाँ भी संक्षिप्त में मैं बता देती हूँ। तो गांधी जी के साथ मतभेद ऐसे निकल कर आता है कि इनकी जो नीतियां होती है, इनकी जो विचार होते हैं ना, वो बिल्कुल गांधी जी के साथ मेल नहीं खाते। जैसे इनका जो विचार है वो कैसा है, केंद्रीयकरण वाला है। गांधी जी का कैसा है भाई, यहाँ पर ग्राम स्वराज का है। इनकी जो नीतियां है ये यहाँ पर क्या है, हिंसा के द्वारा भी, अगर सशस्त्र विद्रोह के द्वारा भी अगर आजादी लेनी पड़े तो आजादी लेंगे। आजादी इंपॉर्टेंट है, मतलब हमारा लक्ष्य इंपॉर्टेंट है, हमारा साध्य जो है वो इंपॉर्टेंट है। पर गांधी जी के लिए साधन इंपॉर्टेंट है, गांधी जी के लिए अहिंसा का मार्ग इंपॉर्टेंट है, गांधी जी के लिए यहाँ पर जो है सो सत्याग्रह इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं के बीच में कंफ्लिक्ट होना शुरू होता है। और ये कंफ्लिक्ट की जब 1922 में, आज ही का दिन 4 फरवरी आज है,
4 फरवरी को आज ही के दिन 1922 में एक्चुअली चौरी चौरा कांड हो जाता है। तो जब चौरी चौरा ये कांड होता है ना, तो गांधी जी 5 फरवरी को ये आंदोलन वापस ले लेते हैं। उस दौरान बहुत सारे नेता गांधी जी से बड़े नाराज होते हैं। सुभाष चंद्र बोस भी उन्हीं में से एक है, जो यहाँ पर क्या करते हैं, गांधी जी से नाराज हो जाते हैं कि भाई आपने आंदोलन वापस क्या ले लिया, ये नहीं लेना चाहिए था। इस टाइम भारतीयों में पूरा एक जन स्फूर्ति, यहाँ पे पूरा आंदोलन में सब लोग बिल्कुल आंदोलित हुए बैठे हैं, आजादी लेना चाहते हैं, और भाई आप आंदोलन वापस ले रहे हो। तो ये कन्फ्लिक्ट होने शुरू होते हैं नीतियों के संदर्भ में। बाद में क्या होता है, इसके बीच एक और घटना हो जाती है 1938 में, ठीक है। 1938 में जब ये कांग्रेस के यहाँ पर क्या होते हैं, हरिपुरा सेशन होता है, और हरिपुरा सेशन में ये अध्यक्ष बनते हैं। अध्यक्ष बनते हैं तो नीतियों को अपने हिसाब से जो है चलाना शुरू करते हैं। जैसे प्रिंसली स्टेट्स है, उनका अजवारों का किस तरीके से सिचुएशन होगी, या फिर आगे राष्ट्रीय नियोजन समिति बनती है पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ, राष्ट्रीय नियोजन समिति, उसको यहाँ पर चलाते हैं। चीजें चल रही होती है और गांधी और इनके कन्फ्लिक्ट बढ़ रहे होते हैं। ये कन्फ्लिक्ट निकलकर सबसे ज्यादा तब आता है जब यहाँ पर 1939 में यहाँ पर त्रिपुरा सेशन होता है। इस त्रिपुरा सेशन में क्या होता है इनके बीच में, इस त्रिपुरी सेशन में, सॉरी नॉट त्रिपुरा, इट्स त्रिपुरी, ठीक है, माफ कीजिएगा। तो ये त्रिपुरी सेशन में क्या होता है इनके बीच में, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो लोग होते हैं वो सपोर्ट में होते हैं किसके, गांधी जी के जो सबसे बड़े समर्थक होते हैं पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया। तो पट्टाभी सीतारामैया के समर्थन में होते हैं, पर यहाँ पर फिर भी बोस उन्हें 1580 वोटों के अंतर से हराते हुए जीत जाते हैं। और जब यहाँ पर बोस जीतते हैं ना, तो यहाँ पर गांधी जी कहते हैं अरे ये जो है पट्टाभी की हार नहीं है, ये तो मेरी व्यक्तिगत तौर पर हार है। ये बात कहना अपने आप में ही बड़ा मुद्दा बन जाता है। उसके बाद यहाँ पर बोस समझते हैं कि नहीं भाई, ये इस तरीके से चीजें नहीं होंगी। और इसी बीच क्या है कि वो ब्रिटिश सरकार को भी अल्टीमेटम दे देते हैं कि देखो 1 साल के अंदर जो है चुपचाप देश खाली कर दो, नहीं तो सशस्त्र विद्रोह कर दूंगा। अब ये सारी चीजों से जाहिर सी बात है कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा होता है। बोस समझ जाते हैं कांग्रेस में रहकर अब काम करना मुश्किल होगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि अब यहाँ पर वो नहीं चाहते थे कि फिर से विभाजन हो, चीजें हो, रास्ते अलग अलग हो, हमारी चीजें कमजोर हो स्वतंत्रता की मांगों को। तो इसके संदर्भ में वो कांग्रेस से त्याग पत्र दे देते हैं और कांग्रेस उनके ऊपर 3 साल का प्रतिबंध लगाती है, जैसे वो ब्रिटिश को अल्टीमेटम देते हैं। पर बावजूद इसके ब्रिटिश सर से वो पंगा लेने के लिए यहाँ पर क्या है, वो अपना आंदोलन जारी रखते हैं और फिर आगे चलकर वो यहाँ से निकलकर चले जाते हैं। आपको पता है जर्मनी, रूस एंड देन फिर उसके बाद जो है सो आईएनए अपनी सेना का पुनर्गठन कर वो भारत में जो है वो क्या करते हैं, जापान के मदद से जो अटैक करने की योजना बनाते हैं जिससे देश को आजादी मिल सके। तो अब यहाँ पे ना 2-3 सवाल उठते हैं, क्या गांधी और यहाँ पर बोस के बीच में इतना सच में कन्फ्लिक्ट था? देखिए, इनके बीच में विचारों का कन्फ्लिक्ट जरूर था, विचारों के बीच में हमें द्वंद्व देखने को मिलता है, परंतु दोनों व्यक्तिगत तौर पर एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं। जब यहाँ पर जब गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर रहे होते हैं उस टाइम पर, या फिर जब नेहरू जी अपना नेहरू कह रही हूँ, माफ कीजिएगा, जब बोस जी है, जब वो वहां पर आईएनए का गठन करके भारत पर अटैक करने की योजना बना रहे होते हैं, तब उस टाइम पर वो यहाँ पर क्या है, महात्मा गांधी का आशीर्वाद मांगते हैं। महात्मा गांधी को यहाँ पर राष्ट्रपिता की उपाधि, किसकी, राष्ट्रपिता की जो उपाधि है वो यहाँ पर बोस के द्वारा ही दी जाती है। और वही यहाँ पर जो है सो यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों मतलब यहाँ पर देशभक्तों का देशभक्त, ठीक है, किसको कहा जाता है, देशभक्तों का में भी देशभक्त जो है ये जो है कौन कहता है, महात्मा गांधी कहते हैं सुभाष चंद्र बोस को। दोनों एक दूसरे का व्यक्तिगत तौर पर बहुत सम्मान करते थे, पर दोनों की नीतियों में यहाँ पर हमें अंतर देखने को मिलता है। कई बार हमें ये भी सवाल उठता है कि यार देश को आजादी किसने दिलाई, हमें आजादी चरखे ने दिलाई, हमें आजादी अहिंसा ने दिलाई, या हमें आजादी जो है बोस की क्रांतिकारी रणनीति ने दिलाई? देखिए, दोनों ही देश के लिए दोनों महानायक है, दोनों का ही यहाँ पर इक्वली महत्व है। हम किसी एक को भी कम के रूप में नहीं आंक सकते। जहां देश के शासन के लिए, हमें स्वतंत्रता के लिए अहिंसा, एक लंबे आंदोलन के लिए अहिंसा की भी आवश्यकता थी, तो वही आईएनए का अगर यहाँ पर आईएनए का गठन नहीं किया गया होता, देश के ऊपर बार बार यहाँ पर लोगों में यहाँ पर क्रांति की ज्वाला जो है वो अगर उस तरीके से नहीं उमड़ कर आती, तो शायद अंग्रेज जो है इस चीज से और जो है जो वो सहमे कि अरे भाई अब तो हमारी नौसेना और हमारे बाकी लोग भी विद्रोह कर रहे हैं, अब हमारा यहाँ क्या आधार रह गया। शायद
शायद वो और इतनी जल्दी तत्परता नहीं दिखाते। तो दोनों ने ही एक यहाँ पर देश के लिए दोनों का व्यापक योगदान है। बाकी हम लोग बात करें नीतियों के संदर्भ में तो सुभाष चंद्र बोस की नीतियां क्या है, उनकी भी नीति है केंद्रीकरण की। वो यहाँ पर ग्राम स्वराज के पक्ष में नहीं है, उनकी है कि हमारा क्या है पूरा, और दूसरा कि पूंजीवादी सिस्टम जो है वो होना चाहिए, केंद्रीयकरण होना चाहिए, इंडस्ट्रीज लगाई जानी चाहिए, थोड़ा प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, और जितना ज्यादा शक्ति केंद्र के पक्ष में हो उतना बेहतर होगा। तो ये हमने किनके बारे में समझा, यहाँ पर हमने समझा कि बोस के बारे में, बोस और गांधी के हमने विचारों की तुलना भी की। अब हम चलते हैं आगे। आगे हम बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की। जी हाँ, हम अपना रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो टैगोर के संदर्भ में इनके योगदानों से अक्सर प्रश्न पूछा जाता रहा है, और इन योगदानों के अलावा जो प्रश्नों की जो प्रवृत्ति रही है वो पूछा जाता है कि भाई टैगोर का राष्ट्रवाद बताओ, यहाँ पे जो है उनका साहित्य संगीत में योगदान बताओ, या फिर गांधी के साथ उनकी तुलना बताइए। तो टैगोर का जो राष्ट्रवाद है वो हमें दिखता है कि वो किसके संदर्भ में है, मानव मात्र से प्रेम से संबंधित है, कि वह यहाँ पर किसी एक उस व्यक्ति विशिष्ट को नहीं है, यहाँ पर मानव प्रेम को जो है बल दे रहे हैं। टैगोर का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है जिसे आप यूज कर सकते हैं, कोशिश कीजिएगा इसे आप लिख ले, कुछ इंपॉर्टेंट जो मैं कोट बोलती हूँ आप उनको लिख लिया कीजिए। मेंस में आपको बाकियों के कंपेयर में थोड़ा एज दिलाने में ये काफी हेल्प करेगा। क्या है, जैसे वो लिखते हैं कि भारत जब अन्याय से जूझ रहा है, भारत जब अन्याय से जूझ रहा है तो हमारा अधिकार है कि हम इसके विरुद्ध लड़े, बुराई के विरुद्ध लड़ने का हमारा ये उत्तरदायित्व होगा। ठीक है, वो ये बात वो कहते हैं। टैगोर जो यहाँ पर पूरे टाइम इस देश को आजादी दिलाने के लिए यहाँ पर जो है जब यहाँ पर बंगाल का विभाजन होता है तो बंगाल के लोगों में यहाँ पर या फिर हम कहें बंगाल के लोगों के साथ साथ पूरे देश में कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम हो, वो बहुत सारी कविताएं, गीत, गायन लिखते हैं, और उसी की ही हम देख रहे हैं कि हम उसी में ही हम देख रहे हैं कि बहुत सारे वो गीत और कविताएं लिखते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, जब यहाँ पर हम देखते हैं 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो वह यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपनी उपाधि लौटा देते हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड को भी ये यहाँ पर क्या कर देते हैं, उस टाइम पर ये लिखते हैं कि एक बात बताओ, जब मेरा देश यहाँ पर जो है वो लोग जिनके हाथ में कुछ यहाँ पर हिंसा का कुछ था नहीं, अहिंसा पूर्वक तरीके से वो जब वहां पर इकट्ठा हो रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, उन पर इस तरीके का निर्मम अत्याचार करना, तो मैं ये सर की उपाधि, मैं ये बैज लेकर क्या करूंगा, मैं क्या दे सकता हूं देश को। तो मेरे पास जो उपाधि है भाई अपनी उपाधि रखो, मुझे ये नहीं चाहिए। इन्होंने यही कहा था। इनकी एक और इनका एक बहुत फेमस कोट है कि जो निरंकुश शासन है ना, निरंकुश शासन इस संपूर्ण देश पर क्या है, अत्याचार है। क्या है ये, अत्याचार है। इन्होंने कहा कि पूरे देश को अगर हमें सही से अगर हमें विकास करना है तो शिक्षा को बढ़ावा देना होगा, लोगों में अपनी संस्कृति, अपने धर्म के प्रति जो है जागरूकता जो है होनी चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, इनका जो धर्म है ना वो अंधविश्वास नहीं है, इनका जो धर्म है ना वो आडंबर नहीं है, इनका जो धर्म है वो ईश्वर के प्रति प्रेम है। क्या है, ईश्वर के प्रति प्रेम है। क्या है, ईश्वर के प्रति प्रेम की ये बात करते हैं। इनके विचारों में और नेहरू के विचारों में काफी समानताएं हैं, काफी समानता है, परंतु इनके विचारों में और महात्मा गांधी के विचारों में हमें दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं, परंतु फिर भी यहाँ पर हमें जब हम महात्मा गांधी की बात करते हैं और जब हम यहाँ पर टैगोर जी की बात करते हैं तो हमें दोनों में अंतर दिखाई देने को मिलता है। क्या है दोनों में अंतर, देखिए दोनों में कुछ समानताएं हैं, कुछ अंतर है। समानताएं हैं कि महात्मा गांधी के लिए भी वो हमेशा मानव मात्र प्रेम की बात करते थे, वो अहिंसा की बात करते थे। यहाँ तक दोनों में कॉमन चीजें हैं। ये दोनों जो है शिक्षा की बात करते थे, यहाँ पर कॉमन विचार है, लेकिन कुछ अंतर है। जैसे कि महात्मा गांधी अहिंसा को तो बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं और अहिंसा को ही बढ़ावा देते हुए ये बड़े पैमाने पर असहयोग आंदोलन को लॉन्च कर रहे होते हैं, जिसमें कहा जाता है कि ब्रिटिश के अगेंस्ट हम क्या करेंगे, असहयोग करेंगे 1920 में। टैगोर इस चीज से बिल्कुल सहमत नहीं है। उनका मानना है कि भाई इतने बड़े जन आंदोलन में लोगों के बीच में हिंसा ना पनप पाए, ये पॉसिबल ही नहीं है, और आगे चलकर ये सत्य भी होता है। 1922 में आज के दिन चौरी चौरा कांड जो है हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि वो इस चीज को लेकर इसके साथ जो है उनकी सहमति जो है वो नहीं हो पाती है। इसी के बीच हम यहाँ पर देखते हैं टैगोर के बीच में कि
जब यहाँ पर गांधी जी विदेशी वस्त्रों को जलाते हैं, तो विदेशी वस्त्र को जलाने में भी महात्मा गांधी का ये प्रतीक, ये मानना है कि हम कहीं ना कहीं ब्रिटिश सत्ता का जो है हम यहाँ पर साथ छोड़ रहे हैं, उनके प्रतीकों को हटा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं बताता है कि गुलामी के प्रतीक है। वहीं पर टैगोर का यहाँ पे ये मानना है कि कपड़े जलाने का मतलब है हम अपने कलंक, अपने लज्जा को जला रहे हैं। क्या है कि यहाँ पर वो ये कहते हैं टैगोर कि कपड़े जलाने का क्या मतलब है, हम अपने कलंक, अपनी लज्जा को जला रहे हैं जो विदेशियों से हमने उपहार में लिया। ये और कुछ नहीं है, ये मस्तिष्क रहित जो है विनाश की बात है, ये यहाँ पर संसाधनों की निष्ठुर बर्बादी है। तो यहाँ पर भी हमें दोनों के बीच में हमें अंतर दिखाई देने को मिलता है। इसके अलावा एक अंतर जो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, खासकर बिहार वाला कोट करके देखिए, मेंस में अगर आप बिहार से जुड़ी हुई चीजों को लिखेंगे तो मार्क्स थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। इसी दौरान क्या हो रहा होता है, बिहार में ना भूकंप आया हुआ होता है। भूकंप के संदर्भ में भी आगे चलकर रणनीतियों में बहुत हमें अलग देखने को मिलता है। जैसे गांधी जी का थोड़ा सा आध्यात्मिक ज्यादा थे, वो है ना, अध्यात्म की तरफ बहुत ज्यादा बल था। लेकिन जो रविन्द्रनाथ टैगोर है ये थोड़े साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। तो इनका जो अध्यात्म में जो थोड़ा सा एक अंध अध्यात्म था ना, थोड़ा सा बहुत कोर ब्लाइंड जो विश्वास है, उसका कहीं ना कहीं ये एक आलोचक थे। दूसरा, गांधी जी क्या करते थे, चरखा चरखा बहुत प्रयोग करते थे, चरखा से सूत काटते रहते थे। तो वहां पर भी ना यहाँ पर जो है सो यहाँ पे टैगोर जी उस चीज से सहमत नहीं है। इनका कहना है कि एक बात बताओ, पूरे टाइम चरखा 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 चलाते रहेंगे, ये चरखा जो है ठीक है चलाओ, पर ये देश की विकास को भी चरखे की तरह ही रफ्तार देगा, मतलब देश के विकास की प्रक्रिया को कहीं ना कहीं रोकेगा। यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी बहुत गरीबी है, हमारे पास ऑलरेडी बहुत बेरोजगारी है, हमारे पास ऑलरेडी भूखमरी है। ऐसे में अगर हम उद्योग धंधों को नहीं लगाएंगे तो देश का विकास नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि दूसरा, विज्ञान की उपेक्षा करना, ये भी कोट आप यूज कर सकते हैं, विज्ञान की उपेक्षा मतलब अवॉइड करना कहीं ना कहीं गरीबी और भूखमरी को बुलाना है। तो इसके संदर्भ में ये यहाँ पर इसकी एक जो है बड़ी आलोचना जो है ये करते हैं। इसके अलावा इन्हें पता है इनका सबसे बड़ा योगदान हम शिक्षा के संदर्भ में देखें तो शिक्षा के संदर्भ में हमें क्या देखने को मिलता है कि गांधी जी और यहाँ पर टैगोर जी दोनों से मुफ्त शिक्षा के फेवर में है। पर यहाँ पर जो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो इनकी जो शिक्षा है ना, ये केवल व्यवसायिक शिक्षा नहीं है। कहते हैं कि लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, क्यों करते हैं कि भाई पढ़ेंगे लिखेंगे और बढ़िया नौकरी लेंगे, नहीं। शिक्षा का मतलब है व्यवहारिक तो पूरा आपका विकास। शिक्षा क्या है कि आपका एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप लगातार खुद को ढूंढते रहते हैं, एक सतत खोज जो है वो चलती रहती है, ठीक है। तो शिक्षा एक ऐसी चीज है जो सतत खोज करने का माध्यम है। किसका माध्यम है? सतत खोज करने का माध्यम है। शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है जो व्यक्तित्व के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करती है, सतत खोज का माध्यम है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि जो शिक्षा है वो इस प्रकार होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे नहीं कि बिल्कुल एक रट्टाफिकेशन या फिर बिल्कुल रटाऊ तोते की तरह टीचर आए एक लिमिटेड सिलेबस में लिमिटेड पढ़ाए, नहीं। शिक्षा एक बच्चा जब पढ़ना चाहे तो उसका मन करना चाहिए, वो खुले मन से पढ़ सके, ना कि इस वजह से कि नहीं आज तो डांट पड़ेगी, आज 2 का पहाड़ा याद नहीं किया, नहीं। इसी वजह से आपने देखा कि शिक्षा के लिए इन्होंने क्या किया, शांति निकेतन, ठीक है, जहां पे प्रकृति के बीच में बच्चा पढ़ सके, इसकी जो है इन्होंने शांति निकेतन स्कूल की शुरुआत की। और आज शांति निकेतन हमारे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, इसको भी आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर ये शिक्षा पे बहुत ज्यादा जो है बल देते हैं। बाकी अपनी जो है कविताओं के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से ये देश में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देते हैं। बंगला साहित्य की बात करें हम, यहाँ पर जो है अंग्रेजी साहित्य की बात करें, अंग्रेजी साहित्य गीतांजलि, जिसको यहाँ पर साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है मिला है, वो इन्हीं की ही रचना है। तो ओवरऑल अगर हम इनकी आज की प्रासंगिकता की अगर हम बात करें तो क्या होगा कि केवल कवि और दार्शनिक के रूप में नहीं, अपितु एक राजनीतिज्ञ के तौर पर देखे, एक समाज सुधार के रूप में देखे, एक शिक्षा शास्त्री के रूप में देखे, इन सारी चीजों से जुड़ा हुआ एक ऐसे प्रमुख व्यक्तित्व थे जिन्होंने ना केवल शिक्षा, ग्रामीण पुनरुत्थान, यहाँ पर हमारे कृषि विज्ञान, सांस्कृतिक पहलुओं सबको देश में उभारने का काम किया। तो ये थे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में। अब आज एक लास्ट देख लेते हैं हम बिहार के हमारे प्रमुख विभूति, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है।
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें, अब क्योंकि ये हमारे बिहार से ही संबंधित है तो इनसे जुड़ी हुई जो कुछ बेसिक्स इन्फो है हम उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करें तो 1884 में बिहार के सारण जिले में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट की। साथ में ही 1905 में ये स्वदेशी मूवमेंट से जो है ये जुड़े और उसके बाद ये हम कहते हैं कि छात्र आंदोलन से जुड़े। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें 1908 मुजफ्फरपुर का लंगट सिंह कॉलेज आपने शायद सुना होगा या देखा भी होगा जो लोग मुजफ्फरपुर के होंगे, वहां पर ये क्या करते हैं, एज अ अंग्रेजी इंग्लिश के जो है वो प्रोफेसर के तौर पर इनकी ज्वाइनिंग होती है। ये तो इनके बारे में देखो बेसिक परिचय था। इनकी बात करें, इनसे जो प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी क्या भूमिका है, राष्ट्रीय आंदोलन में ये जुड़ जाते हैं स्वदेशी मूवमेंट के साथ ही। 1906 में इन्होंने बिहार स्टूडेंट, कौन सा है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का गठन करते हैं ये। ठीक है, किसका, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का गठन। उसके बाद 1906 में जब यहाँ पर देखो कलकत्ता अधिवेशन होता है उसमें ये शामिल होते हैं और फाइनली 1911 में ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं और उसके बाद तो पूरा जीवन अपना जो है कांग्रेस और इस देश की आजादी में अपना ये व्यतीत कर देते हैं। 1917 में जब यहाँ पर बिहार में चंपारण सत्याग्रह होता है तो बिहार की तरफ से ये अपनी प्रमुख भागीदारी जो है निभाते हैं। उसके बाद यहाँ पर 1919 रॉलेट एक्ट का जब विरोध चल रहा होता है, जब भारत में जब रॉलेट सत्याग्रह की जब बात चल रही होती है तो उस टाइम पर अहिंसा की अवधारणा को बनाए रखने और हस्ताक्षर करने वाले, सहमत होने वाले बिहार के ये पहले नेता होते हैं। उसी के दौरान आगे 1920 जब ये हमारा असहयोग आंदोलन होता है, इस दौरान ये जो अपना पेशा है वकील का उसको ये त्याग देते हैं, अपनी नौकरी छोड़ देते हैं। उसके बाद यह जो है इनका पूरा ध्येय होता है कि देश को कैसे आजादी दिलाई जाए, तो आजादी दिलानी है, यहाँ पर उसके लिए आंदोलन हो रहा है। आंदोलन के लिए क्या है, यहाँ पे लोगों को एकत्रित करना है, पैसा भी चाहिए तो धन का एकत्रीकरण करना है। इसके अलावा इस दौरान विदेशी संस्थानों की बजाय जो भारत में राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान है इसकी स्थापना का प्रयास किया जा रहा होता है, जिसमें यहाँ पे क्या होता है कि जो गांधी जी होते हैं वो यहाँ पर बिहार विद्यापीठ, क्या बिहार विद्यापीठ, इसका यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट, इसका उद्घाटन करते हैं और इसमें एज अ प्रिंसिपल राजेंद्र बाबू को यहाँ पर जो है वो बनाया जाता है। इसके अलावा हम इसके बारे में अगर यहाँ पे बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन, कब की बात है, भारत छोड़ो आंदोलन, इस दौरान यहाँ पर ये पटना के सदाकत आश्रम से गिरफ्तार इन्हें कर लिया जाता है और बांकीपुर जेल में इन्हें रखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी अगर हम देखें, उसके बावजूद भी जब जेल से आते हैं और फाइनली जब यहाँ पर जो है हम देखें कि स्वतंत्र भारत में ये यहाँ पर हम पहले जो है ये राष्ट्रपति जो है वो बनते हैं, भारत के पहले जो है राष्ट्रपति यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें इनकी प्रमुख किताबों की तो इंडिया डिवाइडेड, इसके अलावा जो है जो बहुत ज्यादा लोकप्रिय भी है। इसके अलावा जो हमारा संविधान है, इस संविधान सभा जो गठित हुई थी संविधान के निर्माण के लिए, उसके अध्यक्ष के रूप में भी इनकी एक प्रमुख भूमिका रही है। इसीलिए इन्हें जो है यहाँ पर जो है याद रखिएगा, भारत रत्न के साथ तो ये सम्मानित है ही, महात्मा गांधी द्वारा इन्हें अजात शत्रु की भी उपाधि, इन्हें अजात शत्रु की भी उपाधि दी गई है। तो देखिए ये हमने किस किस के बारे में समझा, हमने जो है यहाँ पर किस किस की चर्चा की, हमने चर्चा की नेहरू जी के बारे में, नेहरू के साथ यहाँ पर गांधी जी की तुलना, हमने फिर बात की सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, उनके साथ तुलना, इसके बाद फिर हमने बात की रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में, उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को, और फिर हमने यहाँ पर देखा राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में। तो यहाँ हमारे जितने प्रमुख व्यक्तित्व थे वो यहाँ होते हैं हमारे समाप्त। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ के लिए फिलहाल इतना ही है। अगर आप किसी मेंस देने वाले बच्चों को जानते हैं या जो आपके साथी मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, सो दैट हम भी आपके सामने कुछ अच्छा कंटेंट और इस तरह के कंटेंट और जो है वो लेकर आते रहे। तो फिलहाल करते हैं इसे स्टॉप। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।